तो आज का टॉपिक हमारा डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, फंडामेंटल डेफिनेशंस, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स, solid which have an energy gap of 3 electron volts or more are termed as insulators। जैसे कि हमको पता है कि जितने भी सॉलिड मटेरियल होते हैं उनके उनका जो क्या बोलते हैं एनर्जी गैप होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसको अपन इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। इन दीज मटेरियल्स इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल टू एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड बाय एन अप्लाइड फील्ड। जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल्स में क्या होता है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, वो उनका जो एक्साइटेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता है जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इसलिए क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है इसीलिए उनका एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, लगभग क्या पूरा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसलिए एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जो है जंप नहीं कर पाते। एंड जनरली डाइलेक्ट्रिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर। जनरली जो है डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स को अपन इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। एंड देयर बाय पुअर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बहुत कम होती है, जिनकी विद्युत चालकता बहुत कम होती है। एंड हाउएवर दे अलाउ movement of some electrons and abnormally high temperature and causing a small flow of current। जब उसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो abnormally जब हाई टेम्परेचर पर रहता है तब तो लगभग कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कितने टेम्परेचर पे और कितना कम करंट फ्लो होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे, ये जानेंगे अपन। एबनॉर्मली होता है वो टेम्परेचर जब एकदम से हाई हो जाएगा या फिर एकदम से हाई फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा जो है स्मॉल करंट उसमें से फ्लो होता है। ध्यान रहे कि मटेरियल्स जो है आपका उस पर कोई इस तरह की इम्प्योरिटी ना मिला हो। यदि इम्प्योरिटीज मिल जाएगा तो वो फिर कंडक्शन का काम कर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें जो है करंट फ्लो होने लग जाएगा। एंड डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। जितने भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं हमारे नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं, इसलिए तो वो उनका जो रेजिस्टिविटी वो बहुत ज़्यादा होता है। नॉन मेटेलिक मटेरियल्स ऑफ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, है ना, इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इनका जो प्रतिरोधक होता है वो जो प्रतिरोधक क्षमता होता है बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होता है। एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस माइनस अल्फा। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है वो रो है एंड नेगेटिव टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है माइनस अल्फा है। एंड large destination resistance and insulation resistance will be affected by moisture, temperature, applied electric field and age of the dielectrics। अब आप कहेंगे कि हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है और वो थोड़ा सा मॉइस्चर है या फिर टेम्पराइज्ड है या फिर उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, या जो फिर हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो ओल्ड एज है, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय टाइप का है और उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा बोलेंगे तो ये गलत बात है। ये सारे चीज़ों से जो है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो अफेक्टेड होती है मटेरियल्स की। इससे जो है क्या हो सकता है कि यदि मटेरियल आपका जो मॉइस्चराइज हो तो उसमें से 100% करंट फ्लो होगा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट होकर के जाएगा, फ्लो कर जाएगा वहाँ से। एंड टेम्परेचर हाई होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। यदि अप्लाइड फील्ड जो है आपको बहुत ज़्यादा हो या फिर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है वो ओल्ड एज पे हो, तब की कंडीशन पे आपका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना रह करके जो है कुछ तरीके से उस मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी आ जाएगी, यानी कि वहाँ से आप करंट फ्लो आसानी से देख सकते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, ये सारे हमने जाना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कैसे होते हैं, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कैसे होता है, किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं। And dielectric materials are electrically non-conducting materials such as glass, ebonic, mica, rubber, wood and paper।
तो डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स में क्या आते हैं, जैसे ग्लास हो गया आपका, एबोनाइट का जो बार होता है, एबोनाइट का जो छड़ होता है वो हो गया, माइका हो गया, एंड रबर हो गया, एंड वुड एंड पेपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लगभग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स में आते हैं। इनकी जो है किस तरीके की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। एंड ऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ये सभी जो है इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। एंड दिस डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर लाइन देयर एप्लीकेशंस, जो डिफरेंस है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड जो इंसुलेटर मटेरियल्स है, ठीक है, वो अप्लाइड फील्ड पर डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इफ द मेन फंक्शन ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इज टू प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, यदि आपका जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होता है। एंड देन दे आर कॉल्ड इंसुलेटर, अब उसकी वजह से उसको अपन क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड इफ द मेन फंक्शन ऑफ द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, यदि आपका जो मटेरियल्स है, ठीक है, वो इज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, और वो यदि इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या कर सके, स्टोर कर सके, है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलेंगे। यदि आपका जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, फंक्शन ऑफ जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंसुलेशन होता है, तो वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अदरवाइज यदि आपका जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है एज ए मेन फंक्शन, तो जो मटेरियल्स है वो क्या करेगा, कुछ समय के लिए जो है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, उसको अपन बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं। तो ये हमने देखा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में। आइए इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी जान लेते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जनरली द डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन मेटेलिक मटेरियल्स ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स होते हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं, उनका जो है रेजिस्टिविटी हाई होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है। एंड दी हैव ए वेरी लार्ज एनर्जी गैप, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इनका जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, मोर देन होता है। एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द डाइलेक्ट्रिक्स आर टाइटली बॉन्डेड टू देयर पेरेंट्स न्यूक्लियस, और नाभिक के साथ जो है वो क्या रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के, वो टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, उनसे आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं, तीव्र आकर्षण बल से। As there are no free electrons to carry the current, the electrical conductivity of dielectrics is very low. अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के पास हमको पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की। एंड दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड हाई इंसुलेशन रजिस्टर। एंड इसके पास जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। एंड जो इनकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, वो बहुत हाई होती है। एंड हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, हाई नेगेटिव कोफिशिएंट टेम्परेचर एंड हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मटेरियल। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है वो हमने जाना, कैसे उनमें करंट फ्लो हो सकता है, कैसे उनमें करंट फ्लो नहीं होता, ये भी हमने जाना। इंसुलेटर भी जाना और इसका प्रॉपर्टी के बारे में भी जाना। आइए इससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज and plus q and minus q is the charge of the system consisting of the two equal charge and separated by a distance d is called an electric dipole। तो जो सिस्टम का जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो सेपरेटेड होगा डिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस के थ्रू, जिसको अपन डी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के मटेरियल को जो है अपन क्या बोलेंगे, इस टाइप के सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, सॉरी, इस टाइप के सिस्टम को अपन बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पोल बनेंगे, एक प्लस साइन के लिए और एक माइनस साइन के लिए, यानी कि एक प्लस चार्ज के लिए और एक माइनस चार्ज के लिए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी।
जैसे यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, एंड प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज एंड सेपरेटेड बाय डी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। उसके बाद डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट है क्या? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू, the product of the magnitude of the charge q and the distance between the two charges d is called the dipole moment। क्या बोल रहा है? जो प्रोडक्ट होता है चार्ज का, जो प्रोडक्ट होता है, जो चार्ज का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और उनका जो मैग्नीट्यूड होता है एंड जो डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच में, वही आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल, वही जो है आपका डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इसको अपन क्या लिखते हैं? डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू इंटू डी, और इसका एस यूनिट क्या है? कूलम्ब मीटर है। इसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। म्यू इक्वल टू लिखते हैं क्यू इंटू डी। म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू इंटू डी लिखेंगे। तो इसका जो एस यूनिट है वो है कूलम्ब मीटर। एक होता है परमिटिविटी। क्या होता है? परमिटिविटी होता है। तो जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है? जिसको अपन ई से डिनोट करते हैं, जनरली इसको एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। एंड द परमिटिविटी रिप्रेजेंट द डाइलेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। परमिटिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है? डाइलेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है ऑफ मीडियम। इट इंडिकेट इजिली पोलराइज्ड नेचर ऑफ मटेरियल्स। क्या इंडिकेट करता है? कि मटेरियल किस तरीके से इजिली क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरीके का जो मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो प्रॉपर्टी है वो उसकी परमिटिविटी कहलाती है। एंड its unit is फैराडे पर मीटर। फैराडे पर मीटर होता है इसका ऐसा यूनिट। उसके बाद हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको ई आर से नोट कर रहा है या फिर एप्सिलॉन आर से नोट करते हैं इसको। इसका डेफिनेशन क्या है? आइए देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर, अ डाइलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल डिटरमाइंड बाय इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से डिटरमाइन किए जा सकते हैं। एंड इट इज़ मेजर ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। जो क्या मेजर करता है? पोलराइजेशन मेजर करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का। और डेफिनेशन क्या है इसका? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है मीडियम का, उसका, और जो परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, उसका, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको अपन क्या नाम से जानते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से जानते हैं। यानी कि इसको लिखेंगे अपन एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन। तो ये आपका परमिटिविटी हो गया, उसका डेफिनेशन हो गया। इसको बोलते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन क्या है ये जान लेते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग electric dipoles inside the dielectric by the application of an external electric field is called the polarization in the dielectrics। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पर, तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनके इनसाइड में क्या क्रिएट हो जाता है? डाइपोल क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन जानते हैं पोलराइजेशन के नाम से। इसको कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो ये पोलराइजेशन का हो गया। अब पोलराइबिलिटी क्या है? तो जो पोलराइबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एवरेज डाइपोल मोमेंट फील्ड के, जिसको अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ई, ठीक है। ये अपन लिख लिए म्यू इक्वल टू अल्फा ई, जहाँ अल्फा क्या है? पोलराइबिलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू बाई ई हो जाएगा। एंड पोलराइबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज डाइपोल मोमेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड एंड इट्स एज यूनिट इज फैराड मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से डेफिनेशन बता सकते हैं इस रेशियो से कि म्यू जो है हमारा डाइपोल मोमेंट है और ये क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों का जो रेशियो हमारा वो क्या कहलाता है? पोलराइजिबिलिटी कहलाता है। एंड पोलराइजेशन जो वेक्टर होता है उसको क्या ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं? उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक।
तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होता है उसका एवरेज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वैल्यू में लेना है, एंड n इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, एंड डाइलेक्ट्रिक म्यू इज एवरेज डाइपोल मोमेंट पर एटम। तब इसको हम डेफिनेशन से किस हिसाब से लिखेंगे, याद रखिएगा n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है ना, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम्स है, एंड डाइलेक्ट्रिक एंड म्यू इज द एवरेज डाइपोल मोमेंट पर एटम। तो इन दोनों का जो n और म्यू का जो रिलेशन है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं p वेक्टर इक्वल टू n म्यू, ठीक है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, p वेक्टर इक्वल टू n म्यू कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन यहाँ पे। ये हो गया पोलराइजेशन वेक्टर। उसके बाद है वेरियस पोलराइजेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के पोलराइजेशन है, उन सब के बारे में जानेंगे वन बाय वन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और ड्यू टू दिस सेवरल माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है, आयोनिक पोलराइजेशन है और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है। मेन ये हमारे 4 टॉपिक हैं, इन चारों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।